नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर लगातार हिंसा जारी है। आज कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि उन पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि बंगाल में आज हर जगह अराजकता है, लगातार पुलिस के सामने हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा में आज एक पूर्व सरपंच और टीएमसी नेता मुस्तफा शेख की हत्या कर दी गई। इससे पहले दक्षिण 24 परगना में भी जमकर हिंसा हुई थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज हिंसा प्रभावित दक्षिण 24 परगना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जिन जगहों पर मैं गया वहां मुझे लोकतंत्र का पतन दिखा। हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में तूफान बिपरजॉय से प्रभावित इलाकों का आज गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तूफान में कम से कम नुकसान हुआ है, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और जब पता चला कि तूफान में किसी की भी जान नहीं गई है तो काम करने का संतोष होता है। गृह मंत्री अमित शाह उन लोगों से भी मिले जिन्हें शेल्टर होम में रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तूफान के दौरान 3400 गांवों में बिजली रोकी गई थी, उनमें से 1600 गांवों में बिजली बहाल हो गई है और 20 जून की शाम तक सभी गांवों में बिजली बहाल हो जाएगी। मित्रों, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ साइक्लोन जब लैंड करता है और उसके तीसरे दिन शाम को इसका रिव्यू करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि एक भी व्यक्ति की जान इस साइक्लोन में नहीं गई है। तो काम करने का संतोष भी होता है और काम करने का आनंद भी होता है। मैं गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार की पूरी टीम को, मुख्य सचिव जी से लेकर गांव के, तहसील के, पटवारी और तहसील पंचायत के लोगों तक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि इतने बड़े संकट में से कम नुकसान के साथ गुजरात की जनता को बाहर निकाला। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी है जो विस्थापित हुए हैं उनको अपने घर में रिस्टोर करना। सहायता का पैकेज का एक पैटर्न बना हुआ है, इसके आधार पर गुजरात सरकार पैकेज बनाएगी और इसकी घोषणा करेगी। अभी बिजली का रिस्टोरेशन, पीने के पानी की सप्लाई को 100% चालू करना, वो तो आज भी चालू है, और जो विस्थापित लोग नागरिक हैं उनको अपने घर में सलामत तरीके से पहुंचाना, ये हमारी प्रायोरिटी है। उधर सिक्किम में भारी बारिश से बड़ा हादसा हो गया है। सिक्किम की चुंगथांग घाटी में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात पैदा हो गए और सड़क बह गई। इसके चलते 3000 से ज्यादा पर्यटक वहां फंस गए थे। हालांकि अब सेना ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल दिया है। पर्यटकों को निकालने के लिए बीआरओ के जवानों ने रात भर काम कर क्रॉसिंग बनाई। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। असम के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 34,000 से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा है। असम की ज्यादातर नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम के लखीमपुर जिले के कई गांवों में बाढ़ से बुरा हाल है। लगातार बारिश से धीरेनपारा में भूस्खलन हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई।
लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हुए हमले के बाद अब कनाडा और अमेरिका में इंडियन हाई कमीशन पर हुए हमले की जांच भी एनआईए करेगी। दिल्ली पुलिस ने हमलों को लेकर यूपीए के तहत 2 केस दर्ज किए हैं। दोनों केस जांच के लिए एनआईए को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस साल मार्च के महीने में कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर करीब 200 खालिस्तानी समर्थक इकट्ठा हुए और उन्होंने तलवारें लहराईं। यही नहीं, दूतावास पर एक ग्रेनेड भी फेंका गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने यूएपीए और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। इसी तरह मार्च को ही अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास के बाहर हुए हमले के मामले में भी यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ दर्ज दोनों केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जांच के लिए एनआईए की टीम अमेरिका और कनाडा जाएगी। हमले के वीडियो के जरिए संदिग्धों की पहचान की जा रही है। दोनों ही हमलों के तुरंत बाद भारत सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। कनाडा और अमेरिका के राजनयिकों को तलब किया गया था। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त पर हुए हमले और तिरंगे झंडे के अपमान को लेकर एनआईए पहले ही केस दर्ज कर जांच कर रही है और जांच के लिए एनआईए की टीम लंदन भी जा चुकी है। इसके बाद 45 संदिग्ध हमलावरों की तस्वीरें भी एनआईए ने जारी की हैं। सभी आरोपी देश से बाहर हैं। 30 साल बाद एक डबल मर्डर और लूट का राज खुला। लोनावाला में वारदात को अंजाम देकर आरोपी जगह और नाम बदलकर छिपा रहा, लेकिन शराब के नशे में एक दिन उसने खुद ही अपना राज उगल दिया और फिर इसकी टिप मिलते ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया। असली नाम अविनाश पवार, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड बनवा रखा था अमित के नाम से। पता भी लोनावाला से बदलकर मुंबई का विक्रोली करवा लिया। अंदर बुला लेते हैं ना, लेकिन शराब ने उसका राज खोल दिया और 30 साल बाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने लोनावाला में 30 साल पहले हुए डबल मर्डर और लूट के आरोपी को विक्रोली से गिरफ्तार किया है। जो लोनावाला में 30 साल पहले एक मर्डर हुआ था 93 में, उसमें ये आरोपी है और इसने अपना नाम बदला और उसके बाद ये एब्सकॉन्डिंग था। 2 और आरोपी थे, वो पकड़े गए थे और तीसरा आरोपी अभी यहाँ पर पकड़ा गया है। मर्डर करने की वजह रॉबरी थी और इसकी एक दुकान थी जो जहाँ मर्डर किया था उसके पास ही था और जिनका मर्डर किया था वो एक ओल्ड कपल थे। पुलिस के मुताबिक हत्या और लूट के बाद अविनाश भागकर दिल्ली चला गया। इस बीच हत्या और लूट में शामिल उसके 2 साथी अमोल काले और विजय देसाई पकड़ लिए गए, लेकिन अविनाश पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। दिल्ली से वो औरंगाबाद चला गया, जहां सबसे पहले उसने अमित पवार नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। वहां से पिंपरी चिंचवड़, फिर अहमदनगर और उसके बाद मुंबई के विक्रोली नगर में आकर बस गया। यहाँ उसने शादी की और पत्नी को राजनीति में आगे बढ़ाया। इस दौरान 30 साल गुजर गए। अविनाश को लगा कि अब उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक दिन शराब के नशे में किसी के सामने उसने डबल मर्डर की बात उगल दी, जिसकी भनक बांद्रा क्राइम ब्रांच यूनिट के सीनियर पीआई और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को लग गई और फिर दूसरे ही दिन अविनाश उर्फ अमित पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अविनाश की मां अब भी लोनावाला में ही रहती है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी लोनावाला की ही रहने वाली है। लेकिन पहचाने जाने के डर से अविनाश न तो कभी मां से मिलने गया और न ही अपनी पत्नी के साथ कभी ससुराल लोनावाला गया। लेकिन कहते हैं ना, पाप इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। अविनाश के साथ भी ऐसा ही हुआ। 19 साल का अविनाश 49 का हो गया, लेकिन शराब के नशे में उसने खुद ही अपनी पोल खोल दी। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्योते पर राजकीय दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। पीएम मोदी ऐसे तीसरे नेता हैं जिन्हें बाइडेन प्रशासन ने ये सम्मान दिया है। वहां पर अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को भी संबोधित करेंगे। राजकीय दौरे का मतलब क्या है और इस दौरे से उम्मीदें क्या है, देखते इस रिपोर्ट में। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कैसे भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। व्यापार, रक्षा, तकनीक, इंडो पैसिफिक में सहयोग, पीपल टू पीपल रिश्ते, कई बहुपक्षीय मंचों पर साथ, अमेरिका और भारत के रिश्ते की कहानी कहते हैं।
कोविड के बाद एक बार फिर भारत आर्थिक मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने पीएम को राजकीय दौरे पर बुलाया है। राजकीय दौरे की अहमियत आधिकारिक दौरे से कहीं ज्यादा होती है। ये नेता के लिए सम्मान का परिचायक है। राजकीय दौरा सिर्फ राष्ट्रपति के न्योते पर हो सकता है। मेहमान को व्हाइट हाउस के सामने 119 कमरे वाले आधिकारिक ब्लेयर हाउस में ठहराया जाता है। ये दो देशों की दोस्ती का सबसे बड़ा परिचायक माना जाता है। इस दौरे में कई पब्लिक कार्यक्रम होते हैं। आमतौर पर 4 दिन का दौरा होता है। अगर सहमति बने तो अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को नेता संबोधित करते हैं। ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति दावत का आयोजन करते हैं। उनका एक स्टेट विजिट का मतलब है कि ये सम्मान के रूप में सबसे हाईएस्ट लेवल, तो उनको जो आदर सम्मान जो दिया जाएगा वो आज तक बहुत कम लोगों को दिया गया है। आज तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री इसको 2 बार उन्होंने संसद को संबोधित नहीं किया। यह पहली बार होगा। आज की हमारी इस दौरे में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। ड्रोन सौदे पर सहमति बनी है, ऐसा सूत्रों का कहना है। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक से मिलकर जेट इंजन बनाने पर समझौता, सेमीकंडक्टर्स पर समझौते अहम माने जा रहे हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी के कॉन्क्लेव में कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार बल्लेबाज ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता गैस सिलेंडर घर घर देने जाते थे और उन्हें भी पोछा लगाने का काम मिला था, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को चुना। रिंकू, जरा आप हमें अब ये बताइए, आपका जीवन भी कम संघर्ष वाला नहीं रहा है। आप जिस तरह से बैकग्राउंड से आते हैं, थोड़ा बताइए जीवन क्या था और अब क्या हुआ है? उन 5 छक्कों के बाद कितना बदलाव आया? नहीं मैम, काफ़ी टफ था मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते थे, तो इतना पैसा नहीं होता था। जो मेरे पापा जॉब करते हैं, हॉकर है मेरे पापा, जो गैस सिलेंडर होते हैं वो घरों में पहुंचाते हैं, तो इतना टफ था मेरे लिए भी, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। उस टाइम जब मैं क्रिकेट चालू किया था शुरू में, तो पापा यही कहते थे कि घर पे मतलब मेरे साथ काम कर लो सिलेंडर का, तो पैसे आ जाएंगे कुछ। तो मैंने तो मना कर दी थी पापा से। तो मम्मी, जो मेरा भाई जो काम करता था कोचिंग सेंटर में, तो उसने बोला था कि वहाँ एक जॉब मिल रही है, मतलब वो पोंछे की जॉब मिल रही थी मुझे उस टाइम। तो उस टाइम मैं छोड़ दिया था क्रिकेट मैंने अपना उस टाइम के लिए। तो मैं गया, वो ये पता नहीं थी। जब मैं पहुँचा वहाँ पर तो उन्होंने बोला पोंछा लगा कर आप चले जाना सुबह सुबह। तो मुझे वो काम पसंद नहीं आया, मगर मैं छोड़ दिया। अच्छा, क्या पोछा लगाने के? हाँ, पोछा लगाने का। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि पोछे लगाने के चक्कर में अपना क्रिकेट में छोड़ रहा हूँ। तो मैं वहाँ से छोड़ के आया। फिर मम्मी को मैंने थोड़ा बहुत समझाया कि मैं क्रिकेट पर ध्यान देता हूँ पूरा, और अगर मैं अच्छा क्रिकेट खेलूँगा तो उससे पैसे आएंगे और घर की जो हालत है वो सुधरेगी। तो रिंकू, ज़रा ये बताइए, जो आपने 5 छक्के लगाए, जो आईपीएल का बुखार है लोगों का अभी भी उतरा नहीं है, और जिस तरह से दीवानगी है, ज़रा लोगों को ये बताइए कि ये आसानी से नहीं हुआ, या उस समय हो क्या रहा था आपके जहन में जब आप 5 छक्के लगा रहे थे? नहीं मैम, उससे पहले इतनी अच्छी बैटिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि 14 बॉल 8 रन पे खेल रहा था मैं। तो दिमाग में बस यही चल रहा था कि आज अच्छी बैटिंग नहीं हुई, लोग इतना अच्छा बोलेंगे नहीं। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट ओवर आया, उसके बाद एक छक्का लगा, चौका लगा, तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। और लास्ट ओवर में मुझे ये भी नहीं पता थी कितने रन चाहिए उस टाइम। तो मैं एकदम फ्री था कि जैसा बॉल आएगा वैसे ही रिएक्ट करूँगा। जब 3 छक्के लगाए मैंने, फिर उसके बाद स्कोर बोर्ड देखा मैंने, तो लास्ट 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे। तो मेरे माइंड में आया कि यहाँ से हो सकता है। तो उसके बाद 2 छक्के लगे, फिर वहाँ से हम मैच जीते।